या होंडा। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद चमकदार कार्स, पावरफुल मोटरसाइकिल्स और शायद लॉन मूवर्स भी आते होंगे। आप जानते हैं, वो वाले जिनके इंजन इतने ज्यादा रिलायबल होते हैं कि कभी बंद ही नहीं होते। लेकिन ये जापानीज बीहीमथ हमेशा से इतना चमकदार नहीं था। नहीं दोस्तों, होंडा की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, रस्टिक जगह से। हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी वर्कशॉप की, जहां ग्लैमर से ज्यादा ग्रीस था और जहां एक जवान सोइचिरो होंडा ने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन साधारण शुरुआत से होंडा एक ग्लोबल टाइटन बनी। ये ब्रांड क्वालिटी, रिलायबिलिटी और मान लीजिए थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का दूसरा नाम है। लेकिन वो वहां तक कैसे पहुंचे? एक छोटी सी कंपनी कैसे घर घर में जाना पहचाना नाम बन गई? कैसे ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल्स की दुनिया में इतनी बड़ी ताकत बन गई? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम यही जानने वाले हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एम्बिशन की कहानी है, अपनी सीमाओं को न मानने की कहानी है और हर मुश्किल के बावजूद सफल होने की कहानी है। ये कहानी ये साबित करती है कि अगर आपके पास हौसला और थोड़ी सी चतुराई हो, तो आप एक एक इंजन बनाकर पूरी दुनिया बदल सकते हैं। सोइचिरो होंडा, इस लीजेंड के पीछे का चेहरा कोई अमीर घर से नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका जीवन संघर्ष और मेहनत की मिसाल है। जापान के एक छोटे से गांव में जन्मे सोइचिरो का बचपन किसी आलीशान प्राइवेट ट्रैक पर नहीं, बल्कि उनके पिता की साइकिल रिपेयरिंग की धूल भरी वर्कशॉप में बीता। वहां उन्होंने अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया और यहीं से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। और आप जानते हैं क्या? इस छोटी सी वर्कशॉप में ही सोइचिरो ने अपने जीवन का सबसे बड़ा जुनून खोजा। जवान सोइचिरो को इंजनों से प्यार हो गया था। उनके लिए ये चमकदार मैकेनिकल इंजनों से बढ़कर कुछ नहीं था। ये उनके लिए किसी जादू से कम नहीं थे। उनके लिए चमकदार मैकेनिकल इंजनों से बढ़कर कुछ नहीं था। वो घंटों तक इन्हें देख सकते थे, इन्हें समझ सकते थे। वो कोई ज्यादा पढ़ने वाला लड़का भी नहीं था। स्कूल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो इंजनों के साथ खेलना चाहता था। उनके लिए किताबों से ज्यादा महत्वपूर्ण था अपने हाथों से कुछ बनाना। स्कूल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो इंजनों के साथ खेलना चाहता था। वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते थे। सोइचिरो एक हैंड्स ऑन लर्नर था, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सपने देखने में नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने में यकीन रखता था। वो अपने हाथों से काम करना पसंद करते थे और हर छोटी से छोटी चीज को बारीकी से समझते थे। 15 साल की उम्र में ही उसने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की दुनिया में कूदने के लिए बेताब था। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसकी पहली नौकरी टोक्यो के एक गैरेज में एक अप्रेंटिस की। यहाँ से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। टोक्यो के एक गैरेज में एक अप्रेंटिस की। ये तो बस शुरुआत थी, लेकिन इसी ग्रीसी शोरगुल वाले माहौल में सोइचिरो ने तरक्की की। ये तो बस शुरुआत थी, लेकिन इसी ग्रीसी शोरगुल वाले माहौल में सोइचिरो ने तरक्की की। उन्होंने यहाँ बहुत कुछ सीखा जो आगे चलकर उनके बहुत काम आया। लेकिन इसी ग्रीसी शोरगुल वाले माहौल में सोइचिरो ने तरक्की की। उसने बहुत कुछ सीखा, इंजनों के बारे में, पिस्टन्स और गियर्स के बारे में। यहाँ उन्होंने अपने हुनर को और निखारा। उसने बहुत कुछ सीखा इंजनों के बारे में, पिस्टन्स और गियर्स के बारे में। और जैसे जैसे वो सीखता गया, वैसे वैसे उसने सपने देखना शुरू कर दिया। वो कुछ नया बनाने का सपना देखता था, कुछ बेहतर बनाने का, कुछ ऐसा जो उसका अपना हो। और जैसे जैसे वो सीखता गया, वैसे वैसे उसने सपने देखना शुरू कर दिया। वो कुछ नया बनाने का सपना देखता था, कुछ बेहतर बनाने का, कुछ ऐसा जो उसका अपना हो। उनके सपने बहुत बड़े थे और उन्हें पूरा करने का जज्बा भी। वो कुछ नया बनाने का सपना देखता था, कुछ बेहतर बनाने का, कुछ ऐसा जो उसका अपना हो। उनका सपना था एक ऐसी मशीन बनाने का जो लोगों की जिंदगी को आसान बना सके। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था, लेकिन इसने उसे मजबूत बनाया। उसे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आई। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। इससे उसे यह विश्वास हुआ कि कड़ी मेहनत और हार न मानने का जज्बा ही हर मुश्किल को आसान बना सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार उनसे कुछ नया सीखा। और दोस्तों, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। उस टोक्यो वाले गैरेज में काम करने के बाद सोइचिरो ने अपना खुद का काम शुरू करने का फैसला किया। वो जानता था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। वो अपने घर वापस आ गया और 1937 में बहुत कम पैसों के साथ उसने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन सोइचिरो के लिए ये एक बड़ा सपना था। ये कोई बहुत ज्यादा आधुनिक जगह नहीं थी,
ये एक साधारण सी जगह थी जहां सोइचिरो ने अपने सपनों की नींव रखी। ये तो बस एक शेड जैसा था, लेकिन इस शेड में सोइचिरो के सपनों की चमक थी। लेकिन ये उसका अपना शेड था, उसकी अपनी जगह जहां वो एक्सपेरिमेंट कर सकता था, नया कर सकता था और अपने इंजनों वाले सपनों को हकीकत में बदल सकता था। यहाँ उसने अपने विचारों को आकार दिया और अपने जुनून को पंख दिए। उसका पहला बड़ा आइडिया, पिस्टन रिंग्स। ये एक साधारण सा विचार था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सोच थी। ये सुनने में शायद ज्यादा खास नहीं लगता, लेकिन ये छोटे छोटे रिंग्स इंजन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये इंजन की कार्यक्षमता और जीवन काल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परेशानी ये थी कि उस समय जो पिस्टन रिंग्स मिलते थे वो बहुत खराब क्वालिटी के होते थे। ये रिंग्स जल्दी टूट जाते थे और इंजन की कार्यक्षमता को प्रभावित करते थे। वो जल्दी टूट जाते थे और बहुत परेशानी करते थे। इससे इंजन की मरम्मत और रखरखाव में बहुत समय और पैसा खर्च होता था। सोइचिरो को इंजनों की अच्छी समझ थी और वो जानता था कि वो इससे बेहतर बना सकता है, और उसने बनाया भी। उसने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके एक बेहतर समाधान खोजने का प्रयास किया। उसने बहुत मेहनत की, अलग अलग मटेरियल्स और डिजाइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहा और आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। उसने कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक ऐसा पिस्टन रिंग बनाया जो ज्यादा मजबूत था, ज्यादा टिकाऊ था और बाजार में मौजूद बाकी सभी रिंग्स से बेहतर था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने सोइचिरो को एक नई पहचान दी। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। इस सफलता ने सोइचिरो को और भी बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। ऑर्डर पर ऑर्डर मिलने लगे और कुछ समय के लिए तो सोइचिरो को सफलता का स्वाद मिल गया। उसकी मेहनत और समर्पण का फल उसे मिलने लगा, लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सफलता के इस सफर में कई चुनौतियां भी थीं। जैसे ही होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आगे बढ़ने लगा, वैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। युद्ध ने सोइचिरो के सपनों को एक बड़ा झटका दिया। फैक्ट्री बम से उड़ा दी गई, सामान मिलना मुश्किल हो गया और सोइचिरो के सपने अधूरे रह गए। लेकिन सोइचिरो ने हार नहीं मानी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उसने अपने सपनों को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया। आखिरकार वो सोइचिरो होंडा था और वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने सपनों को फिर से साकार करने के लिए नई ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करना शुरू किया। Section 4. The birth of a motor company. Honda's first motorcycles. युद्ध खत्म हो गया और जापान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। देश की सड़कों पर तबाही का मंजर था और लोगों के पास सीमित संसाधन थे। लोगों को आने जाने के लिए किसी सस्ते और भरोसेमंद साधन की सख्त जरूरत थी। बसें और ट्रेनें अक्सर भीड़ से भरी होती थीं और कारें बहुत महंगी थीं। मैंने बाजार में ये कमी देखी और जान गया कि मुझे क्या करना है। मोटरसाइकिल्स। मुझे पता था कि एक सस्ती और टिकाऊ मोटरसाइकिल ही लोगों की जरूरतें पूरी कर सकती है। सोइचिरो ने युद्ध के बाद बचे हुए सामान से जो भी उन्हें मिल सका उसे इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया और एक नई शुरुआत की। उन्होंने पुराने मिलिट्री रेडियो जनरेटर इंजन खरीदे और अपनी मोटरसाइकिलों के लिए छोटे किफायती इंजन में बदल दिया। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने उत्पादन लागत को कम कर दिया। ये कोई चमकदार खूबसूरत मोटरसाइकिलें नहीं थीं। ये तो बस काम चलाऊ मशीनें थीं जो सिर्फ चलने के लिए बनाई गई थी, दिखावे के लिए नहीं। लेकिन इनका डिजाइन बहुत ही व्यावहारिक और उपयोगी था। ये मोटरसाइकिलें उन लोगों के लिए थीं जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक सस्ते और भरोसेमंद साधन की तलाश में थे। 1948 में होंडा मोटर कंपनी की आधिकारिक शुरुआत हुई। यह एक छोटा सा कारखाना था, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े थे। हमारी पहली मोटरसाइकिल ड्रीम डी टाइप सड़कों पर उतरी। यह तुरंत हिट हो गई। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। यह मोटरसाइकिल न केवल सस्ती थी, बल्कि चलाने में भी आसान थी। सस्ती, भरोसेमंद और चलाने में आसान डी टाइप ने जापानी लोगों का दिल जीत लिया। ये मोटरसाइकिल हर किसी की पहुंच में थी और लोगों की जिंदगी को आसान बना रही थी। ये वह मोटरसाइकिल थी जिसने होंडा को पहचान दिलाई, जिसने आने वाले साम्राज्य की नींव रखी। ये एक नई शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत। लेकिन सोइचिरो सिर्फ घरेलू बाजार पर कब्जा करने से संतुष्ट नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। वह दुनिया भर में अपनी मोटरसाइकिलों को देखना चाहते थे। उनकी दृष्टि बहुत व्यापक थी और वह जानते थे कि उन्हें इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां होंडा की मोटरसाइकिलें टोक्यो से लंदन, न्यूयॉर्क से रोम तक
हर जगह दिखाई देंगी। ये एक साहसिक सपना था। कुछ लोग इसे पागलपन भी कह सकते थे, लेकिन मैं कभी भी चुनौतियों से पीछे हटने वाला नहीं था। मुझे विश्वास था कि अगर हम कड़ी मेहनत करें और अपने उत्पादों में गुणवत्ता बनाए रखें, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और यही विश्वास हमें आगे बढ़ाता रहा। सेक्शन 5 शिफ्टिंग गियर्स होंडा's foray into automobiles। मोटरसाइकिल तो बस शुरुआत थी। सोइचिरो एक दूरदर्शी व्यक्ति होने के नाते की नजर अब एक बहुत बड़े लक्ष्य पर थी, ऑटोमोबाइल। अब यह एक बिल्कुल अलग खेल था। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन थी। बड़ी बड़ी कंपनियां जो कई सालों से इस क्षेत्र में थीं, उनका दबदबा था। लेकिन मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था। 1970 में होंडा ने अपनी पहली कार T360 मिनी पिकअप ट्रक लॉन्च की। यह छोटी, उपयोगी और होंडा के डीएनए की तरह अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से डिजाइन की गई थी। यह जापान में तुरंत हिट हो गई, जिससे साबित हो गया कि होंडा ऑटोमोबाइल की दुनिया में भी सफल हो सकती है। लेकिन असली गेम चेंजर 1 साल बाद होंडा S500 स्पोर्ट्स कार के लॉन्च के साथ आया। यह कोई आम कार नहीं थी। नहीं, S500 खूबसूरती की मिसाल थी। एक चिकनी, स्पोर्टी कार जो जहां भी जाती थी, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। यह तेज, फुर्तीली और मैं कहूंगा कि देखने में भी बहुत आकर्षक थी। S500 ने दुनिया को दिखाया कि होंडा सिर्फ प्रैक्टिकलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में नहीं है, वे स्टाइलिश और चलाने में मजेदार कारें भी बना सकते हैं। पूरी दुनिया देख रही थी और वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि यह जापानी कंपनी आगे क्या करती है।